हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल स्टडीज विद एमर। हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं बाबू, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग, और इस चैप्टर के हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले टॉपिक में पढ़ा था एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, मतलब वहाँ पे किस किस तरह के लोग रहते हैं। और फिर हमने पढ़ा था एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, कि श्रीलंका में किस किस तरह के लोग रहते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बाबू, वो टॉपिक है हमारा रिलेटेड टू बेल्जियम। देखो, हमने बेल्जियम के बारे में क्या पढ़ा था, मैं एक आपको रिकैप देती हूँ, फिर उसको समझेंगे। बेल्जियम में 3 तरह की कम्युनिटी रहती थी। सबसे पहले डच स्पीकिंग जो 59% थे, फिर फ्रेंच स्पीकिंग और एक जर्मन स्पीकिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो फ्रेंच स्पीकिंग थे और जो जर्मन स्पीकिंग थे वो कितने थे। ठीक है बाबू। अब देखो, हमें तो इतना पता था कि जो वहाँ पे डच स्पीकिंग है वो मेजोरिटी में है और फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में है, और उसकी वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो ज्यादा रिच और पावरफुल है, और जो डच स्पीकिंग है वो उतने पावरफुल नहीं है। तो अब ऑब्वियसली 2 कम्युनिटी रहती है, एक रिच है एक पुअर है, दोनों के बीच में रिसोर्सेज को लेके, लैंग्वेजेस को लेके बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी। अब उस लड़ाई को वहां पे सॉल्व कैसे किया गया या फिर उसको कैसे डील किया गया, हम ये देखते हैं इस टॉपिक में। बाबू, इसके लिए ना आपको पहले तो हम ये समझना पड़ेगा कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना पावर शेयरिंग, इसमें हम ये 2 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, बेल्जियम और श्रीलंका के। तो जब हम बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह के डिफरेंसेस थे, एथनिक कॉम्पोजिशन क्या थी, और अब वहाँ पे क्या क्या उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस उन्होंने किए हैं। तो बाबू, इस टॉपिक का नाम है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि एक तरह से वहां पे किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह से उन्होंने सबको सॉल्व किया। मतलब यहाँ पे आप इतना समझो कि बेल्जियम में जो चीजें हुई है ना, वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, और हमें इसे सीखना चाहिए। जो भी वहाँ पे डिवीजन थे उनसे कैसे डील किया गया। और अभी बाबू मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको लेक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको 2 या 3 बार देखो, आपको ये चीजें लर्न हो जाएंगी। अगर आप इन चीजों को लर्न कर रहे हो तो आप एज इट इज लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। और इसके लिए ना बाबू, आपको मतलब कुछ ऐसे अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी जो नोट्स की क्लिप्स होती है वो साथ में स्क्रीन में अटैच कर देती हूँ। और अगर आपको पूरे के पूरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है बाबू, चलो तो फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे लेक्चर की स्टार्टिंग हो रही है। जो नया टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, दैट इज एकोमोडेशन इन बेल्जियम। देखो, अब क्या हुआ है एकोमोडेशन इन बेल्जियम में। सबसे पहले हमने यहाँ के लोग अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इनको इतना पता है कि हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें सब कुछ सॉल्व करके चलना है। अगर हमने लड़ाई करी तो उनको पता है हमारे देश की जो यूनिटी है वो पूरी तरह से टूट जाएगी। यूनिटी क्या होती है? एकता। एकता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या करा है बाबू, हमारी ना 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, याद रखना। एक तो गवर्नमेंट होती है सेंटर गवर्नमेंट, और दूसरी गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ हल्का सा, ये बेसिक्स है वैसे तो। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट होती है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरी कंट्री में बीजेपी है, और जो प्राइम मिनिस्टर हमारे वो मिस्टर मोदी है। तो वो एक पूरी कंट्री की गवर्नमेंट है जो कंट्री रिलेटेड इश्यूज पे लॉ बनाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट पे लॉ बनाएंगे। उसके बाद एक गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट, जो एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर रूल करती है। जैसे कि यूपी, राजस्थान, बिहार, गुजरात, तो ये स्टेट है, इनकी एक गवर्नमेंट होती है। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट है वो योगी जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, जिसके सीएम कौन है? योगी है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे भी सेम सिस्टम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे उन्होंने क्या रूल लेके आए हैं ये समझते हैं। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो 50% मिनिस्टर्स होंगे वो डच स्पीकिंग होंगे, और जो 50% मिनिस्टर्स होंगे वो फ्रेंच स्पीकिंग होंगे। मतलब क्या किया? पावर को इक्वली डिवाइड कर दिया। चैप्टर का नाम क्या है? पावर शेयरिंग। पावर क्या हुई? 50-50 डिवाइड हो गई। ठीक है, कोई भी कुछ लॉ है कंपल्सरी है, आप हर लैंग्वेज के बंदों से पूछोगे कि उसमें चेंजेस लेके आने कि नहीं लेके आने। अगर दोनों अग्री करते हैं तो ही उन सब्जेक्ट्स में चेंजेस आ सकते हैं। तो मतलब आपको क्या समझ आया कि सेंटर पे जो गवर्नमेंट है उसको 50-50 डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट है बाबू, देखो यूजुअली क्या होता है, और जिसको समझते हैं, इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट होती है। इस वर्ड को ना याद रखना, सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट का मतलब होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। मतलब कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सेंटर की सुननी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे भी जो सीएम होता है वो इतना पावरफुल नहीं होता, पीएम ज्यादा पावरफुल होता है ना। ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, आप इंडिया में रहते हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ज्यादा पावरफुल होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो कम पावरफुल होते हैं।
लेकिन बेल्जियम में क्या किया है इन्होंने, बेल्जियम में जो स्टेट गवर्नमेंट होगी ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं होगी। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि लेट सपोज कि कोई भी रूल सेंटर पे गलत बन रहा है तो स्टेट उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। वो उसको स्टेट गवर्नमेंट पे थोप नहीं सकते कि आपको यही मानना पड़ेगा, आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलेगी, दे आर नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो फिर समझते हैं, अब तक हमने दो सॉल्यूशंस पढ़े हैं जो बेल्जियम में लिए गए हैं। सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर दो लेवल्स ऑफ मिनिस्टर्स बैठेंगे, 50-50% रेशियो रहेगा, 50% डच होंगे, 50% फ्रेंच होंगे। तो जब दोनों के इक्वल है तो लड़ाई क्यों होगी, सिंपल सी बात है। और वो दोनों एक दूसरे से देख के डिसीजन लेंगे, एक दोनों से पूछ के डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट बाबू जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबॉर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। सबॉर्डिनेट का मतलब कि वो उसके अंडर नहीं आती, वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगी। ठीक है। नेक्स्ट बाबू थर्ड आप समझोगे, हमने ये देखा था कि जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में ये एथनिक कॉम्पोजिशन और अजीब सा है। मतलब पूरी कंट्री में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो कौन सी है, डच स्पीकिंग। लेकिन ब्रुसेल्स में जो मेजोरिटी कम्युनिटी वो कौन थी, फ्रेंच स्पीकिंग 80%। पूरे जो कंट्री है उसमें जो माइनॉरिटी में थे वो फ्रेंच थे, है ना 40%। और जो ब्रुसेल्स है उसमें माइनॉरिटी में डच है 20%। तो अब ये क्या दिक्कत है भाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया है, देखो जब सेंटर पे हमने रूल बना दिया कि पावर को इक्वली डिवाइड किया जाएगा, तो ब्रुसेल्स में भी क्या रूल बनेगा कि पावर को इक्वली डिवाइड किया जाएगा, 50 डच 50 फ्रेंच। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता था ना कि जो ब्रुसेल्स में फ्रेंच लोग थे वो कहते कि भाई हम 80% है और आपने 50% क्यों दे दिया डच लोगों को। तो इसका यही सिंपल सा सोल्यूशन है, यहाँ पे भी तो यही हुआ है, यहाँ पे भी तो डच मेजोरिटी में है लेकिन फिर भी 50% शेयर दिया ना फ्रेंच पीपल को, सेम थिंग। ठीक है, चलो समझ में आया। ब्रुसेल्स से भी एक गवर्नमेंट होगी जो एक डिफरेंट गवर्नमेंट होगी क्योंकि यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, लेकिन वहां पे जो प्रोपोर्शन रहेगा मिनिस्टर्स का वो भी 50-50 रहेगा। क्लियर। अब देखो बाबू चौथी चीज क्या हुई है, चौथी चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में 100% आती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। अगर आपके स्कूल में पीडीज होते हैं तो पीडी में तो आएगी ही आएगी किसी ना किसी में, और बोर्ड्स में आने के चांसेस भी बहुत हाई है। इन्होंने क्या किया बाबू, एक डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब होता है एक अलग गवर्नमेंट होगी जो तीन चीजों पे लॉ बनाएगी, लैंग्वेज, कल्चर और कोई भी इनके इस तरह के रूल्स होते हैं जो एजुकेशन के रिलेटेड होते हैं, उस पे जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो रूल्स बनाएगी। मतलब देखो समझो पहले तो क्या क्या चीज है, लैंग्वेज, लैंग्वेज की तो मेन प्रॉब्लम है, उस पर लॉ बनाने के लिए हमने अलग गवर्नमेंट कर दिया, आप अपना करते रहो देश चलाते रहो। हमें तो एक अलग गवर्नमेंट बना दी है जो कि किसके लिए रूल्स बनाएगी, लैंग्वेज के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सॉल्व करेंगे। ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशन क्या मिलनी चाहिए बच्चों को, उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो। और कल्चर, यहाँ पे की जो कल्चर है उसके रिगार्डिंग, मतलब जो ऐसी चीजें हैं ना जिनके बेसिस पे लड़ाई हो सकती है उसके लिए गवर्नमेंट ही अलग बना दी। अब गवर्नमेंट अलग बना दी भाई, गवर्नमेंट तो ये भी ये काम कर सकती थी ना, लेकिन इसमें फर्क है, इसके जो मेंबर्स हैं वो इनके लैंग्वेज ग्रुप के पर्सन खुद चुनेंगे। मतलब इनके जो मेंबर्स होंगे वो इसी के ग्रुप के लोग, मतलब जो डच पीपल है वो अपना एक लीडर चुनेंगे जो कम्युनिटी गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करेगा, जो फ्रेंच पीपल है वो अपना एक लीडर चुनेंगे जो कम्युनिटी गवर्नमेंट में उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब इनकी एक अलग ही गवर्नमेंट होगी जो इन रिलेटेड इश्यूज पे लॉ बनाएगी। तो मतलब लड़ाई इनसे रिलेटेड है, गवर्नमेंट ही अलग बना दी, वो अपना देखे, तुम कंट्री के लिए काम करो, सिंपल है। तो इससे क्या हुआ, लड़ाइयां होनी हुई नहीं। इसके लिए ना एक बात, वो बात और याद रखना, ये भी आप इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हो चाहो तो, कि इसमें जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 बार अमेंडमेंट किया था। अमेंडमेंट का मतलब याद रखना, दैट दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, 4 बार चेंज लेके आए वो कॉन्स्टिट्यूशन में। और चेंजेस क्या थे, इस चीजों से रिगार्डिंग थे। जब वो ये चेंजेस लेके आए तो देश में लड़ाई नहीं हुई और यूनिटी बनी रही और प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अब क्या क्या पढ़ा हमने आज। सेंट्रल गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट बनेगी जिसमें 50% डच होंगे, 50% फ्रेंच होंगे। स्टेट पे गवर्नमेंट बनेगी जो कि सबॉर्डिनेट इसके अंडर नहीं आएगी। देन ब्रुसेल्स में गवर्नमेंट होगी जिसमें 50% डच होंगे, 50% फ्रेंच होंगे। और फिर एक अलग गवर्नमेंट होगी कम्युनिटी गवर्नमेंट, इज थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लैंग्वेज रिलेटेड जो भी लॉ होंगे, एजुकेशन रिलेटेड और कल्चर रिलेटेड जो भी जितने भी लॉ होंगे उसके ऊपर ये लॉ बनाने वाली है। और एक चीज और हमने पढ़ी है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार अमेंडमेंट करी है, 4 बार अमेंडमेंट करी है, जिसकी वजह से जो उनके देश में यूनिटी है वो बनी रहे। आई होप आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो आप मेरी वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ।
और लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जो समझ नहीं आया, जिसमें और क्लैरिटी की नीड है, तो आप उसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड थैंक यू सो मच।